कि बचपन से ही संगीत के प्रति आपके मन में बहुत लगाव था, बड़ी निष्ठा के साथ, बहुत ही परिश्रम के साथ आपने साधना की। अगर हम छत्तीसगढ़ और रायपुर की बात करें शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, श्री विष्णु कृष्ण जोशी जी का जो योगदान है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि शास्त्रीय संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण की एक तरह से उन्होंने बुनियाद रखी थी। वो ग्वालियर से आए थे, संगीत शिक्षक की पदवी थी उनके पास, और वो साइकिल पर लोगों के घर घर जाकर उन्हें संगीत की तालीम दिया करते थे। जो विद्यार्थी, जो कलाकार पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी के संपर्क में आए, उनके पास उनके बारे में बहुत सी यादें हैं, संस्मरण है, स्मृतियां हैं। श्रीमती सुलेखा पेंट से आप बताएं। मैंने करीब उम्र की 5वें-6वें साल से गाने के संबंध में उनके बारे में जानकारी ली, उनसे सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझको अच्छी तरह से सिखाया और इस तरह से धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपने इसको बढ़ाया। मेरी उम्र करीब करीब 5-6 साल की थी जी। और 5वें-6वें साल से ही मैंने उनके सानिध्य में गाना सीखना शुरू किया। अच्छा। और धीरे धीरे मैं सीखते गई, इस तरह से उम्र बढ़ते गई। और उम्र में 16वें-17वें साल में मैंने ग्रेजुएट किया संगीत में। और करीब करीब मुझे बहुत सारा उसमें से जो कुछ भी ये था संगीत का सीखने मिला। उन्होंने कई तरह से मुझको अलग अलग ढंग से आवाज़ कैसे लगाना, स्वरों को कैसे लगाना, नीचे के स्वर कैसे गाना, ऊपर के स्वर कैसे गाना, जैसे जैसे संगीत में बारीक बारीक मुर्कियाँ होती हैं, उनको किस तरह स्वरों से अपने आवाज़ को ढालना, इस तरह से धीरे धीरे करते हर नुस्ख उन्होंने मुझे बताया। और मैंने उसे आत्मसात करने का प्रयत्न किया और प्रयत्न का भी मुझे उसका सफलता मिली। और धीरे धीरे करते करते श्री राम संगीत विद्यालय में उस समय शिक्षकों की आवश्यकता थी। शिक्षकों की आवश्यकता होने के कारण क्या हुआ कि हम परिवार के ही लोग उनसे जुड़े और वहाँ मैंने सिखाना शुरू किया उम्र की 16वीं साल से। और फिर उसके बाद सिखाती गई और एक उम्र ऐसी मेरी आई कि मेरी शादी का मौका आ गया। उन्होंने समय पे मेरी शादी की, अच्छी तरह से मेरा ये किया। और आगे चलकर मेरे जो पति थे वो भी संगीत के शौकीन थे, उत्कृष्ट श्रोता थे वो। यानी जब मैं शुरू में शादी होके गई तो मेरे को ये नहीं समझता था कि इनको यानी गाना आता है, परंतु जब वो बाथरूम में गाते थे, अलग अलग मुर्कियाँ लेते थे, अलग अलग रागों के विस्तार करते थे, मैं अचंभित हो गई। बहुत अचंभा लगा मुझको कि ये बहुत उत्कृष्ट गाने वाले हैं, मेरे से ज़्यादा समझता है इनको। तो फिर ऐसा करते करते धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने जो सच था वो मुझे बताया कि देखो मैं केवल बाथरूम सिंगर हूँ, इससे ज़्यादा कोई नहीं। तो बोले मेरे को सिखाओगी क्या गाना है? मैंने कहा हाँ सिखाऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी, क्यों नहीं। सीखने की उनकी बहुत उत्सुकता थी और धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा भी। और परीक्षा वगैरह तो नहीं दी उन्होंने, परंतु अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया और उत्कृष्ट श्रोता हो गए। हर महफिल वो अटेंड करते थे। उसके बाद में श्री जोशी जी 83 में जब रिटायर्ड हो गए, उसके बाद फिर मौका आया तो सन 83 में मैंने प्रिंसिपल का पदभार ग्रहण किया। अब प्रिंसिपल का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए असंभव था।
मैं चाह रही थी कि मैं न लूँ, परंतु मेरे बुज़ुर्गों ने मेरे को सीख दी कि देखो बेटा, अपने भाई साहब का विद्यालय, बाहर से कोई यदि आता है तो अलग बात होती है, और अपनेपनों में जो अपनापन रहता है वो अलग ही रहता है। तो समझाया, मुझे बुझाया। मैंने कहा मुझे 15 दिन का अवधि दीजिए, मैं थोड़ा सोचूंगी। और सोचने के बाद फिर मेरे पति ने कहा कि देखो, लोग कुर्सी के लिए दौड़ते हैं और आपको कुर्सी आपसुक मिल रही है, अपने आप मिल रही है, तो आप उसको नकार रहे हैं, ज़रा सोचिए बोले। तो मैंने बहुत सोचा और फिर विचार किया कि सही बात है, जो समझा रहे हैं अपने को बुजुर्ग लोग, सही बात है। तो मैंने फिर सन 83 में मार्च में पदभार ग्रहण कर लिया। और मुझे जो कुछ भी दिक्कतें उसमें आती थी, प्रशासन में कहिए और दीगर ऑफिशियल वर्क में कहिए, तो मैं उनसे सलाह मशवरा लिया करती थी। उन्होंने हमेशा मुझे सलाह दी, अच्छी सीख दी, ताकि मैं अपना पदभार जो लिया है मैंने अच्छी तरह से सुचारू ढंग से चला सकूं। और इसके बाद मैंने सन 94 तक अपनी संगीत की सेवाएं दी। अच्छे कलाकार, अपने विद्यार्थी जो थे उनको मैंने तैयार किया। और यहाँ तक कि अपने यूनिवर्सिटी में, निखरागढ़ यूनिवर्सिटी में, मेरे तरफ से सीखी हुई एक लड़की रश्मि चटर्जी करके एमए में फर्स्ट पास हुई। और सबको बहुत आनंद हुआ कि श्री राम संगीत महाविद्यालय से मेरे रेजिम में इस तरह से विद्यार्थी ने सफलता हासिल की। उसके बाद सन 94 तक मैंने अपनी सेवाएं दी, सेवाएं करती रही, जैसे भी मुझसे जमा वैसे मैंने किया। और उसके बाद सन 94 में मैं रिटायर्ड हो गई। रिटायर्ड होने के बाद मेरे को सूनापन लगता था, खालीपन लगता था। इससे क्या होता था कि मैं अब क्या करूं, मैं विचार करती थी क्या करूं। तो मैंने ये किया कि सोचा कि भाई क्यों ना छोटी सी ये क्लासेस शुरू करें अपन। तो प्रबोधन विद्यालय करके एक सत्ती बाज़ार में है, वो शाम के समय खाली रहता था। तो उस समय मैंने ये सोचा कि वहाँ अपना जो कुछ कक्षाएं हैं चलाना है वहाँ चलाओ। तो मैंने संगीत गायन में, तबले में, नृत्य में सन 1994 में मैं जब रिटायर्ड हुई, उसके बाद मुझे सूनापन लगता था, अकेलापन लगता था। अब दिन भर मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने सोचा क्यों न 2-4 छोटी कक्षाएं शुरू की जाए, जिससे कि आसपास पड़ोस के वहाँ के लोगों को भी उसका ज्ञान प्राप्त हो और वो भी सीखें। तो इसलिए मैंने गायन विधा, तबला, सुगम संगीत और नृत्य विधा, इन चारों में मैंने अपनी कक्षाएं आरंभ की। और बहुत अच्छे ढंग से कक्षाएं चली। वहाँ के जो विद्यार्थी परीक्षा देते थे, अच्छी सफलता प्राप्त करके निकलते थे। और फिर उसके बाद सन 1999 में या कहिए 2000 में मैंने वो कक्षाएं बंद कर दी, क्योंकि मुझे दूर भी पड़ता था यहाँ से, और रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा सा आदमी थक जाता है, तो उसके कारण मैंने वो कक्षाएं बंद कर दी। और फिर मैंने अपने घर में ही क्लासेस शुरू की। तो ये सारी विधाएं नहीं थी, मैं केवल गायन की विधा लेती थी, गायन सिखाती थी। और पहले मेरा ये उद्देश्य था कि अच्छे हायर क्लास के विद्यार्थी जो हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से तैयार करूं। उनको प्रत्येक राग को किस तरह से अच्छी तरह से डेवलप करना, क्रम बाय क्रम कैसे उसको डेवलप करना, कैसे गाना, ख्याल कैसे गाना, उसके हाव भाव देखते हुए सबको उसको किस तरह से डेवलप करना, ये सब सिखाना चाहती थी।
और इसके लिए 2-3 विद्यार्थी मेरे पास आए भी, उन्होंने सीखा और अच्छे उत्कृष्ट गायक हुए। ग्वालियर घराने की विशेषता एक तो खुली आवाज़ लगाना, खुली आवाज़ लगाकर गाना, उसके बाद में ताने हैं, जो आलाप हैं उसको क्रमवार गाना, क्रम से गाना, और आवाज़ को ऊपर जाते समय किस तरह से लगाना, बारीक बारीक मुर्कियाँ जो होती हैं उसमें रागों में, तो उसको किस तरह से लगाना। अब जैसे आवाज़ लगाते समय पहले तो सा अच्छी तरह से लगा लेना, थोड़ा सा यमन का छोटा सा आलाप गा के मैं बताती हूँ। ये मुर्की है, देखिए इसको कैसे इस तरह से वो बताते थे। और ख्याल को, जैसे ख्याल का जैसे भाव हो उस तरीके उस भाव को देखते हुए उसको गाना। अब जैसे छोटी बंदिश गा के बताती हूँ मैं, 2 लाइन से। काहे मुरलिया बजाई शाह, काहे मुरलिया बजाई शाह, काहे मुरलिया बजाई शाह। ऊपर से नीचे आते समय आवाज़ को लीड के द्वारा लेना। एक तो पहली बात कड़ी मेहनत करनी, 3 घंटा रोज रगड़ के मेरे से मेहनत करवा देते थे। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कब उठा के मैं रखूँ तानपुरा और भाग जाऊँ, परंतु नहीं, वो थोड़े सब स्वभाव से कर्मठ भी थे, इसके कारण हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने में कि इस तरह से कोई हरकतें, मन में तो आ जाता था तो प्रत्यक्ष रूप में कर नहीं सकते थे, है ना। तो फिर गाना पड़ता था, गाते थे। पहले तो क्या अलंकार, रठिया पलंकार, सारे गम पधनी सा तानी दप मगरे, उसको करके बताइए जरा सा गा कर। पहले तो विलंबित से थे। फिर धीरे धीरे करते करते आवाज़ को जल्दी जल्दी घुमाना, आखिर में करते करते तान के रूप में आ जाए। इससे क्या होता है कि गला तैयार होता है। पहले तो स्वरों को सा रे ग म प ध नि सा कैसे लगाना, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। और जब तक सुर में स्वर सा की जगह सा, रे की जगह रे, ग की जगह नहीं लगता है, तब तक आगे बढ़ भी नहीं देते। ये विशेष महत्व का था उनका, स्वर में गाना और स्वर में गाना, और धीरे धीरे करते करते उसको बढ़ाते जाना स्पीड को, और फिर तान के रूप में आ जाए। तो कैसे ऐसा 10 मिनट। फिर उसके बाद जो राग अपने को सीखना है उनसे मैं सीखती थी, उस राग में कैसे स्वर लगते हैं,
कौन से स्वर वर्ज हैं, कौन से कैसे लगते हैं, नीचे से लगते हैं या ऊपर से लगते हैं, नीचे से लगना या ऊपर से लगना, जैसे सा रे रे, ये ग के तरफ से रे लगा है, सा रे सीधा लगा, मा मा ग रे ग मा पा रे पा रे, ये भी। इस तरह से बारीक बारीक जो बहुत सारी नुस्खियाँ थी वो बताते थे, उसको मैं आत्मसात करते थे। मैंने तो उनको आखिर तक गुरु ही माना। भाई बहन तो खैर रिश्ते थे ही, अब भाई बहन के रिश्ते हैं तो चलो भाई राखी के दिन राखी बांध देना, भाई दूज के दिन टीका लगा देना, और आपसी संबंध तो था ही, प्रेम का भाव था। सगी बहन थी मैं, बड़े प्यार से उन्होंने। एक बात बताती हूँ कि मेरे माँ पिताजी जो थे, मेरे बचपन से ही उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे माँ पिताजी के समान पाला पोसा छुटपन से, और जोशी जी ने, और उन्होंने मेरे को ऐसा खलने नहीं दिया, कमतरता नहीं मालूम पड़ने दी कि मेरे माँ पिताजी नहीं हैं। बहुत प्यार से रखते थे, गुरु की जगह गुरु का ही ये था उनका, परंतु बहन की जगह या मेरे को लड़की के समान उन्होंने पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया, मेरे शादी की, सिखाया, और ये कहते थे बेटा देखो ससुराल पता नहीं कैसे मिलती है, क्या मिलती है, अभी जो कुछ भी सीखना है सीख लो, कोई भी कला है, जैसे सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, और कोई दिगर आर्ट आप सीखना हो, संगीत कला तो है ही, साथ ही साथ और भी सीखना हो तो सीख लो। इस तरह से मुझे सीख देते रहते थे वो। वैसे तो वो ग्वालियर से सीख के आए हुए थे। शुरू में तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में खास करके संगीत का कोई भी ये नहीं था, माहौल नहीं था, या कोई भी जानकार नहीं था। इसके कारण वो जो खुद सीख के आए, उसी के बलबूते पे उन्होंने यहाँ के लोगों को सिखाया। शुरू में तो यहाँ तक कि वो प्रत्येक के घर में जा जा के उनको प्रोत्साहित करते थे, सिखाते थे, निःशुल्क सिखाते थे, और इस तरह से धीरे धीरे करते करते माहौल बनता गया। और फिर श्री संगीत विद्यालय के रूप में उभरा। सबसे पहले तो उनके विद्यार्थी थे मेरे से बड़े पर उनसे छोटे, मेरे भ्राता मुकुंद कृष्ण जोशी, फिर उसके बाद हेमलता जनस्वामी और कुसुम मंडलेकर, ये सबसे पहले शुरू के विद्यार्थी थे। उनको इन 3 विद्यार्थियों को लेकर उन्होंने संगीत की शिक्षा आरंभ की, और धीरे धीरे करते करते विद्यार्थी बढ़ते गए, और फिर विकास होते गया विद्यालय का, और इस तरह से आज हम देख रहे हैं विद्यालय को। वो इस तरह से हुआ कि संगीत विद्यालय के लिए श्री जनस्वामी बहुत इंटरेस्टेड थे, संगीत के शौकीन थे, तो जनस्वामी जी ने अपना भवन संगीत के लिए उन्होंने दिया, संगीत विद्यालय के लिए कक्षा चलाने के लिए, और कुछ दिनों तक उनके यहाँ संगीत की कक्षाएं चलती रहीं, और वहाँ विद्यार्थी सीखते रहे। और वहीं पे श्री अरुण कुमार सेन जी का आना जाना था, वो भी सीखते थे, अनीता सेन, ये सब सीखी हुई वहीं पे। और इस तरह से उनके सानिध्य में आए और उनका सहयोग हमें मिला। शुरू में तो ऐसा, यहाँ जब आए, जब उन्होंने ठाना कि अपने को संगीत को ही ये अपना ये लक्ष्य साधना है, तो एक ऐसा छोटा सा गोडाउन था, बूढ़ापारा में वो रहते थे, वहाँ छोटा सा गोडाउन था। उस गोडाउन में कक्षाएं, यानी बच्चे लेकर 2-4 बच्चे लेकर वहाँ सिखाते थे। और फिर उनके मित्र भी थे, मित्रों ने भी उनको प्रोत्साहन दिया, और धीरे धीरे करते करते फिर बाजू में राम मंदिर था वहाँ पे, तो राम मंदिर के नाम से उन्होंने
मित्र ने उनके श्री राम संगीत विद्यालय करके नामकरण किया और इस तरह से वो धीरे धीरे संगीत विद्यालय बढ़ते गए। गुरु तो गुरु थे ही, तो उसमें दो मत है नहीं है, तो मैं उनको गुरु के समान ही मानती थी, उतना ही सम्मान देती थी। वो पूजनीय थे, उनको नमस्कार के सिवा गाना शुरू नहीं करती थी। उसके बाद भाई का भी मैंने बताया कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता थे, उन्होंने मेरा पालन पोषण इतने अच्छी तरह से किया कि मैं आज भी उसे नहीं भूल सकती। समर्पण के इस भाव में मेरे को एक बात याद आती है कि डॉक्टर दापके थे, कुसुमताई दापके, तो उनके यहाँ वो सिखाने जाते थे, वो निःशुल्क सिखाते थे उनके यहाँ। वो महिला थी वो, पर उनके पास सीखती थी और समर्पित भाव से उनको सिखाया जाता था। उनको परीक्षा दिलवाई उन्होंने अच्छी तरह से और अच्छी तरह से पास भी हुई। मैं जब प्राचार्य बनी 83 में, उस समय काफ़ी विद्यार्थी आ चुके थे, अच्छा माहौल था और मैंने करीब 10 साढ़े 10 साल तक अपना कार्यभार संभाला प्राचार्य का। तो उस समय में यानी 300-350 विद्यार्थी तक संख्या पहुंच गई थी और सारी विधाओं में तबला, वायलिन, सतार, गायन, इस तरह से सब विधाओं में थी, नृत्य में। और मैंने अपने रेजिम में उसको और बढ़ाने के लिए और कोशिश की। अपने यहाँ उस समय क्या था, केवल गायन में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की अनुमति दी गई थी, परंतु दीगर जैसे तबला है, सतार है, इसमें नहीं मिली थी। तो उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी में मीटिंग जब होती थी, उसके लिए मैंने कोशिश की, वहाँ अपना ये रखा, अपना प्रस्ताव रखा कि इतने सालों से हमारा विद्यालय चल रहा है, सन 37 से, तो हमें यानी दीगर विधाओं में भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। तो उस समय में मेरे रेजिम में तबले में मिली, उसके बाद में सतार में मिली और गायन में तो था ही, और वायलिन में मिली। इस तरह से 3 विधाओं में अलग से मिली और इस तरह से 350 विद्यार्थी पहुंच चुके थे और सब माहौल बहुत अच्छा था, सब निष्ठा से आते थे, निष्ठा से सीखते थे। मैंने अलग अलग जगहों में अपने परफॉर्मेंस दिए, जैसे अंबिकापुर है और भोपाल है, इंदौर है, इन जगहों में मैंने अपने परफॉर्मेंस दिए और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हुए मेरे। सब लोगों ने मुझे सराहा। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इसमें भी मेरा योगदान है। मैं 58 से आकाशवाणी में गा रही हूँ, अपने कार्यक्रम दे रही हूँ। दूरदर्शन में भी 2-3 बार कार्यक्रम हो चुके हैं और लोकल संगीत सभाओं में भी मैंने योगदान दिया अपना, उसमें भी सफलता हासिल हुई मुझे। इस तरह से माहौल था। अभी विनय मित्र मंडल के तरफ से मेरा सम्मान किया गया, इसी के बारे में कि मैंने अपनी निष्ठा से यानी संगीत की समर्पित भावना से सेवा की, इसके लिए। और 2-3 जगह मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। शिक्षक दिवस के दिन भी मेरा सम्मान हुआ। मैं रियाज तो सवेरे के समय करती, अभी मेरा रेगुलर नहीं है पर करती हूँ मैं। तो सवेरे 5-साढ़े 5 बजे उठ के अपना रियाज करती हूँ और पहले स्वरों को लगा देती हूँ अच्छी तरह से स्वर लगाने के बाद कोई भी एक राग लेके उसको डेवलप करती हूँ धीरे धीरे करते करते। फिर उसके बाद में बड़े ख्याल के आलाप, ताने, इस तरह से। अब जैसे मैं मारू विभाग थोड़े में गा के बताती हूँ।
गुमान ना करो। ये बड़े भाई साहब की बंदिश है, उन्हीं की बनाई, उसी को गा के बता रही। गुमान ना करो जीवन जोत बरत है तब लो तनिक विचार करो मनुआ गुमान ना करो। मेरे ज्येष्ठ भ्राता पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी, वो हमेशा मेरे प्रोत्साहित करते रहते थे कि आप भी अपनी बंदिश बनाने की कोशिश करो। तो मैंने धीरे धीरे प्रयास किया और फिर मैंने ये बंदिश उनको गा के सुनाई। वो बहुत प्रसन्न हुए। वही मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। मधुबन में आए श्याम, मधुबन में आए श्याम, मधुबन में आए श्याम, रास रचा आयो है, रास रचा आयो है, मधुबन में आए श्याम, मधुबन में ये बनु में मधुबन में
आए श्याम मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में आए श्याम मधुबन में, मधुबन में आए श्याम मधुबन में, आए श्याम मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में। मैं उनके साथ में छिंदवाड़ा में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गई थी। मैंने तानपुरे पे उनके साथ दी। उस दिन रामकली गाया उन्होंने, और रामकली इतना अच्छा सदा कि आज मुझे भी उसकी याददाश्त है कि मैंने कैसा गाया, उन्होंने कैसा गाया। और यहाँ तक कि श्री गंगाजली वाले जो रिटायर्ड खैरागढ़ के रजिस्ट्रार हैं, वो अभी तक याद करते हैं कि मैडम मुझे वो आपका रामकली अभी तक कानों में गूंजता है। इस तरह से मैंने उनका साथ दिया। और ऐसे कई जगह मैंने उनका तानपुरे पे साथ दी। उनके साथ में मैं जैसे अनुभव कर रही हूँ, तो यानी जैसे संगीत सभाएं वगैरह होती हैं, आयोजन होते हैं संगीत के, तो आजकल श्रोताओं की कमी रहती है शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि आज का जो माहौल है वो डिस्को है या फॉरेन के गीत है, संगीत है, जो उस माहौल में लोग, युवा लोग जो हैं उसमें ये होते जा रहे हैं, लिप्त होते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने अनुभव किया कि हर कॉलोनीज़ में जैसे अलग अलग जैसे संगीत शिक्षा लेने के बाद जो यानी सिखाने लायक शिक्षिकाएँ हो जाती हैं, तो वो अपने मोहल्ले में क्लासेस चला रही हैं। मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, मैंने अनुभव भी किया है। और संगीत विद्यालयों के अतिरिक्त प्राइवेट विद्यार्थी ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो ये कारण एक तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आज का माहौल, शाम के समय संगीत विद्यालय लगते हैं, दूर दूर कॉलोनीज़ बसती गई हैं, तो इतनी दूर से अपने बच्चों को भेजना नामुमकिन है। ये मैं विचार करती हूँ, मेरा विचार है। यानी वैसे संगीत विद्यालय में संख्या कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अब यही करना चाहिए प्रचार प्रसार के लिए कि जैसे समय समय पर संगीत सभाओं का आयोजन करना, अपने ही यानी विद्यालय में हर शनिवार को, जैसे हमारे समय हम लोग छोटे थे उस समय हर शनिवार को संगीत सभा होती थी और हर विद्यार्थी को गाने का मौका दिया जाता था। उसी तरह से फिर से उस माहौल को उठाया जाए, बढ़ाया जाए, तो मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे माहौल बनते जाएगा और लोग रुचि रखने लगेंगे। मैंने इसके पहले मधुवंती राग आपको सुनाया था, अब मैं श्याम कल्याण सुनाने जा रही हूँ।
आली री पावसरी तू आली री पावसरी तू आली री पावसरी तू आली री पावसरी तू आली री पावसरी पिया के अबन को पुण्य मना आन बान आली री पावसरी तू आली री पावसरी तू आली री पावसरी आली री पावसरी तू पावसरी तू आली री पावसरी तू पिया के अबन को हे मना आन बान आली री पावसरी तू आली री पावसरी फागुन के दिन फागुन के दिन बीत गए विवाह सतावत निसरी आली री पावसरी तू आली री पावसरी तू आली री पावसरी तू आली री आली री पावसरी आली री पावसरी तू आली री आली री पावसरी आली री आली री आली री। श्रीमती सुलेखा पेंट से संगीत के बारे में आपके जो अनुभव हैं, आपकी साधना और किस प्रकार से आपने अपने भाई और गुरु पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी के साथ लगातार संगीत की साधना की और फिर संगीत महाविद्यालय में आपने अपनी सेवाएं दी, इन सारे अनुभवों और संस्मरणों के साथ आपने जो अपनी कला की वानगी भी पेश की, इस बातचीत के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।